Today in this lesson, I will explain the entrance test preparation of chemistry. तो जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है वो कुछ इस तरीके से है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। नंबर वन है आइसोमॉर्फ एंड पॉलीमॉर्फ। अच्छा, अब ये आइसोमॉर्फ एंड पॉलीमॉर्फ जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। ऑप्शन बी में हमारे पास जो कि एलोट्रॉप्स एंड पॉलीमॉर्फ्स, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब हमें यहाँ पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एलोट्रॉप्स या व्हाट आर एलोट्रॉप्स और व्हाट आर पॉलीमॉर्फ्स। एलोट्रॉप बेसिकली या एलोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है जो कि प्योर एलिमेंट्स में पाई जाती है, जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है कार्बन। कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। वो डायमंड की शक्ल में भी एग्जिस्ट करता है, वो ग्रेफाइट की शक्ल में भी एग्जिस्ट करता है, या वो बक्की बॉल्स की शक्ल में भी एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा ये तो क्रिस्टलाइन शेप्स हैं, इसके अलावा नॉन क्रिस्टलाइन शेप में भी वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और डिफरेंट स्टेजेस क्रिएट कैसे होती हैं, सवाल ये पैदा होता है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म डिफरेंट स्टैंड डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस में पैदा होती हैं, इस वजह से एलोट्रॉप्स के अंदर ट्रांजिशन टेम्परेचर पाया जाता है। सिमिलर रूल या सिमिलर कंडीशन जो है वो पॉलीमॉर्फ पे होता है। पॉलीमॉर्फ बेसिकली कंपाउंड्स में पाया जाता है, मतलब अगर कोई कंपाउंड है वो एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में या क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को पॉलीमॉर्फ कहते हैं। वहां पर भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पाया जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एक पर्टिकुलर या डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप में होगा, और आफ्टर दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वो अब उसकी क्रिस्टलाइन शेप चेंज हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू है लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज with the increase in size of ion because of oppositely charged ion। अच्छा, यहाँ पर हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमें ऑलरेडी बताया गया है कि लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ आयन। तो अब ऐसा आगे क्या पूछा गया है, मतलब हमें ऑलरेडी इन्होंने रीजन दे दिया है साइज ऑफ आयन बिकॉज द अपोजिट चार्ज आयन के साथ क्या होता है। बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी उसी वक्त डिक्रीज होगी जब उनके दरमियान बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो बॉन्डिंग वीक में जो हमारा स्टेटमेंट है वो सी ऑफ स्टेटमेंट है, बिकॉज बिकम्स लेस टाइट। उनका साइज बड़ा होता है तो वो लेस टाइट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या कहता है, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अच्छा, अगर अब आयनिक सॉलिड से हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है NaCl की। अ, तो क्या NaCl जो कि आयनिक सॉलिड है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? ऑप्शन ए के हिसाब से बिल्कुल नहीं। अच्छा, गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हम जानते हैं आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो जब हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो करते हैं। तो ये भी ऑल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी देखें, हाई वेपर प्रेशर। अच्छा, हाई वेपर प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ये कोई चीज वेपराइज हो रही है इजीली। तो आयनिक सॉलिड पे तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है तो ये आसानी से कैसे वेपराइज होंगे, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि NaCl जो पोलर सॉल्वेंट हमारा वाटर है उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, विच सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इसका आंसर बाय डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमारे ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जिससे भी वो सॉलिड बना है, आयन से बना है, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में या ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज होते हैं, इसलिए उनको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच आयनिक सॉलिड हैज द लोएस्ट एनर्जी। यहाँ हमारे पास लिथियम क्लोराइड है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन सी में पोटेशियम क्लोराइड है, और ऑप्शन डी में सीजियम क्लोराइड है। तो बेसिकली अगर हम ऑलरेडी इनकी साइजेस जानते हो तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि किसका लोएस्ट होगा। हम ऑलरेडी ऊपर एक डिस्कस है, यहाँ मैं आपको एक ग्राफ शो करवाऊंगा। यहाँ देखें, नॉर्मली हमारे पास होता क्या है कि जो ग्रुप वन है हमारा,
1A। इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है वो लिथियम है, इसका सबसे स्मॉल साइज होता है, ठीक है। और अगर ये स्मॉल साइज वाले एनाइन से जुड़ता है तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। जैसे जैसे साइज बड़ा होता चला जाता है तो लैटिस एनर्जी कम होती चली जाती है। तो सिंपल सा ये एक ट्रेंड है। तो अगर हम इस रिस्पेक्ट को माइंड में रखें तो लोएस्ट सबसे बड़े साइज की होगी। तो सबसे छोटा तो लिथियम है, उसके नीचे है हमारा सोडियम, सोडियम के नीचे पोटाशियम, और पोटाशियम के नीचे भी है हमारा सीजियम, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन द सॉलिड आयोडीन। सॉलिड आयोडीन बेसिकली अगर हम आयोडीन की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I2 होता है। ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हम, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस पाई जाएंगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, अब हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होगा जिसकी शेप क्रिस्टलाइन नहीं हो, ठीक है। तो अगर हमें याद हो कि ग्लास जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन है, ग्लू एक नॉन क्रिस्टलाइन है, रबर एक नॉन क्रिस्टलाइन है, टेबल सॉल्ट बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये हमारा नॉन यानी कि ये हमारा क्रिस्टलाइन शेप है, और हम बात कर रहे हैं नॉट एमॉर्फस, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज। अच्छा, अब आपको क्योंकि नॉर्मली हम सल्फर के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये आता है कि सल्फर की जो रोम्बिक शेप है वो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक शेप में जाने के दरमियान का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या है। तो ये एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है जो डिस्कस होती है। तो इसका ऑप्शन का हमारा आंसर सी करेक्ट है, 95.5। ये 95.5 डिग्री सेल्सियस से अगर बिलो टेम्परेचर है तो वो रोम्बिक सल्फर की शेप में या रोम्बिक शेप में एग्जिस्ट करेगा, हायर में जाके मोनोक्लिनिक में चला जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। अच्छा, आइसोट्रोपिक मतलब का इसका मीनिंग क्या बनता है, सेम प्रॉपर्टी, ओवरऑल मतलब सेम प्रॉपर्टी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो एक तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आइसोट्रोपिक नहीं है, एन आइसोट्रोपिक है। मतलब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डिफरेंट फेजेस से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं, तो ये एन आइसोट्रोपिक है। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी हमारे पास डिफरेंट मेटल का डिफरेंट होता है। क्लीवेज पॉइंट्स भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होते हैं। हाँ, अगर हम बात करें मेटेलिक कंडक्शन की, मतलब अगर एक मेटल है उसकी कंडक्शन की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, तो ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इट इज नोन एज, बाय डेफिनेशन इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, विच वन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास है आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, सी में कोवलेंट क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। जो अब तक हम ह्यूमंस ने डिस्कवर्ड किया है, जैसे डायमंड हो गया, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो एक कोवलेंट क्रिस्टल है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, इन क्रिस्टल, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, इन अ क्रिस्टल द एटम्स आर लोकेटेड एट पोजीशन ऑफ। अच्छा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं हो सकती, इनफाइनाइट भी कभी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए और बी वैसे भी नहीं होगा कि बहुत एक्सट्रीम या बिल्कुल ही जीरो नहीं होती। हाँ, अब हम बात करेंगे कि जब वो एक पोजीशन पर हैं और वहाँ उस पोजीशन पे रहते हुए वो सॉलिड स्टेट में एक स्टेबल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर गए हैं, तो इस वजह से फिर ये उसी वक्त होगा जब वो अपनी मिनिमम एनर्जी में आ गए हैं। क्योंकि उन्होंने जब सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिस वक्त जो आयंस या एटम्स होते हैं वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक। अच्छा, एन आइसोट्रोपिक अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना, जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट एक एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है जिसमें एक साइड से वो गुड कंडक्टर होता है और एक साइड से वो नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को एन आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया से या फेज से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं।
अच्छा, अगर हम ऑप्शन ए और सी को देखें, ये तो बिल्कुल ही ओमिट हो जाएंगे क्योंकि एक गैस है और एक लिक्विड है। तो अब हमारा बी और डी की बात करते हैं। बी में हमारा क्वार्ट्ज है, डी में रबर है। रबर एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये नहीं हो सकता, तो हमारा बी ऑप्शन बी होगा। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है डिफरेंट फेजेस से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ अदरवाइज एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज बाय डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलिटीज, मतलब जो एमॉर्फस सॉलिड्स जो अदर पार्ट होता है उसको क्रिस्टलिटीज कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द कॉइनेज मेटल्स, मतलब वो मेटल जिनसे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, एंड दे हैव डैश क्रिस्टलाइन सिस्टम। ये तमाम के तमाम जो कॉइनेज मेटल्स हैं, एक कॉमन सी एग्जांपल है कि ये बेसिकली क्यूबिक सिस्टम पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम इनको, और क्यूबिक सिस्टम होने की वजह से ये आसानी से बहुत ज्यादा स्टेबल तरीके से भी एग्जिस्ट कर पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17, इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl द अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज। अच्छा, इसमें जो क्लोराइड आयन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, यानी कि एक क्लोराइड आयन है, उसके चारों तरफ सोडियम आयन होगा, चारों कॉर्नर पे। अच्छा, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये हमारी जो है वो 2 डायमेंशनल है। असल में इस डायग्राम को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक डायग्राम। इसको मैं आपको इस तरह से भी शो कर सकता हूँ, ये होती है फेस सेंटर्ड। मतलब अगर लेट सपोज, एक मिनट हुआ, इट इज मूविंग, यस। अच्छा, अगर इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्लोराइड आयन है, तो यहाँ चारों तरफ इसके सोडियम आयन मौजूद होगा। ठीक है, इसको हम फेस सेंटर्ड डायग्राम कहते हैं, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। तो NaCl बेसिकली इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल इज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा यूनिट सेल से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हम एक यूनिट सेल की डायग्राम ड्रॉ करना जानते हैं, जो कि बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं जब हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ये हमारा लेट सपोज यूनिट सेल है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास हमें क्लियर हो कि ये एक साइड है, एक फेज है, इस साइड को ए कहा जाता है, एक साइड को आप बी से रिप्रेजेंट करते हो और एक साइड को आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो जो एंगल बी और सी के दरमियान होता है वो अल्फा होता है, और जो एंगल ए और बी के दरमियान होता है, ये हमारा ए हो गया, ये बी, वो गामा होता है। और सी और ए के दरमियान बीटा होता है। एक बहुत सिंपल सा है कि अगर A B C के रिस्पेक्ट से देखें, जहां पर एक चीज मिस होगी तो ये हमारा सीक्वेंस है। मतलब मैं अगर इसको यहाँ से इस तरह से लिखूं कि B C के साथ अल्फा होगा, सही है, A C के साथ गामा होगा, इसी तरीके से A B के साथ, सॉरी, A B के साथ गामा होगा और A C के साथ बीटा होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है हमारा। तो हम अपने MCQs की तरफ देखते हैं। हमारे MCQs में जो पूछा गया है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 की डिस्कस कर रहे थे हम। इन क्रिस्टलाइन से द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल इज, ये BC के साथ अल्फा है, C के साथ बीटा है और AB के साथ गामा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द टोटल यूनिट सेल डायमेंशंस आर। जो हमारे यूनिट सेल्स की टोटल डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं 6। वो कैसे, अगर हम एक यूनिट सेल को देख लेते हैं, एक मिनट में आपको, मतलब अगर मैं ये जो साइड है, ये टॉप वाली, इसको काउंट करता हूँ, ये ऊपर फर्स्ट है और बिल्कुल इसके नीचे वाली ये सेकंड है। और इसी तरीके से अगर आप जो बिल्कुल सामने देख रहे हैं ये वाली, ये थर्ड, और बिल्कुल इसके अपोजिट क्या हो गई, फोर्थ। अब लास्ट की जो दो बचती हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो इस तरह से एक यूनिट सेल के 6 फेजेस होते हैं हमारे पास। तो जो हम बात कर रहे थे कौन से क्वेश्चन की, वेट अ मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे थे। तो इसका 19 में टोटल यूनिट सेल डायमेंशन आर 6, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्यूबिक सिस्टम
हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस। बहुत ही सिंपल द क्वेश्चन है। क्यूबिक सिस्टम में तीनों साइड्स सेम होती हैं, तीनों एंगल 90 के बराबर होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाइट टिन। ये भी एक बहुत कॉमन एग्जांपल दी जाती है जब हम क्रिस्टलाइन सिस्टम में एग्जांपल्स की बात कर रहे होते हैं। तो इसका हमारा बेसिकली ऑप्शन सी है। टेट्रागोनल वाइट टिन बेसिकली टेट्रागोनल शेप में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर। जब हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की बात करते हैं कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान है और मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वंडरवॉल फोर्सेस से कंबाइन करता है, तो वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, तो उससे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ड्यू टू लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आर। जैसे अभी हमने बात की कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस एट द कॉर्नर इज आर। यानी कि अगर हम यहाँ पर ही सेम ये एग्जांपल को देखें कि अगर कॉर्नर पे हमारा एक आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट से टोटल कितने क्लोराइड आयन आपको नजर आएंगे? अगर एक सिंगल, तो कॉर्नर पे हमें सिर्फ एक ही आयन नजर आएगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, द दोबारा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस एट द कॉर्नर इज और आर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। अच्छा, आयोडीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए फेस सेंटर्ड नहीं हो सकता, या मेटेलिक अपीयरेंस बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि ये नॉन मेटल होता है। अच्छा, अब हम आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में इसने आयोडीन आयोडीन गैसियस स्टेट की बॉन्ड लेंथ जो है वो सॉलिड स्टेट से ज्यादा दिखाई है, तो ये हो सकता है, रीजन यही है कि जब वो गैसियस स्टेट में जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आयोडीन आयोडीन के दरमियान का एंगल, साइज बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। हाँ, डी में बिल्कुल अपोजिट है, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन NaCl। इसका मतलब यह है कि एक आयने के सराउंडिंग में कितने सीएल होते हैं। वैसे अगर हम ये 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाए तो 4, लेकिन एक इसके बिल्कुल पीछे होगा और एक आगे होगा, तो अप्रोक्सीमेटली, बल्कि प्योर काउंटेड वैल्यू है NaCl के लिए, वो है 6। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर। हम ऑलरेडी जानते हैं ये हमारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर वगैरह। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में एग्जिस्ट। अच्छा, अब यहाँ ये बात हो रही है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें सिर्फ एक Na के साथ एक Cl अटैच हो, तो फिर ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? तो ये सॉलिड में या लिक्विड में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अच्छा, लिक्विड फेस और मोल्टन फेस तो एक ही हो जाएगी, तो फिर ये वेपर फेस पे एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, हमें पहले ये बात करनी है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेप्थलीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये, लेकिन ये नॉन पोलर होता है। आयोडीन भी नॉन पोलर होता है। अच्छा, ड्राई आइस, अगर आपको याद हो, ये ड्राई आइस का मतलब वाटर नहीं है, ड्राई आइस बेसिकली CO2 होता है, ये भी एक नॉन पोलर है। तो शुगर हमारा पोलर कंपाउंड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आज के लेसन का हमारा जो लास्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 30, द सॉलिड CO2 ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्योंकि ये बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।